नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आपके न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो सभी लीडिंग न्यूज़पेपर से और गवर्नमेंट की लीडिंग जो वेबसाइट्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो इसको सतत रूप से लगातार कंसिस्टेंट देखें और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और कमेंट जरूर किया करिए क्योंकि यही मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पर पीडीएफ की पिक्स वगैरह आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आज देखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ये डीटीओ की बात की गई है और ये लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि न्यूज में था। ड्राइवरलेस जो ट्रेन ऑपरेशंस है उसके बारे में है, दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड है और मैजेंटा लाइन से। ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये फिर से एक वेरिएंट आया आपका सार्स कोव जो आपका वायरस है, कोविड से रिलेटेड है ना। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, पहले का ही है ये भी, अब ये कंटिन्यूएशन में है, इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है, साइंस टेक का पार्ट हो गया। उसके बाद FSSAI है जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हमारी, उसने रिलीज की है अभी ड्राफ्ट रेगुलेशंस, किसके लिए? जीएम फूड्स के लिए। जेनेटिक जो आपकी इंजीनियरिंग वाली जो जीएम कौन सी होती है? फूड्स होते हैं, ठीक है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये नया एक सिंड्रोम देखा जा रहा है तो उसके बारे में भी कुछ रिसर्च वगैरह चल रही है। अब आगे की ओर देखेंगे हम। सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा कवर करेंगे। तो जो ये कंटेक्स्ट है इसमें ये है कि अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के श्री हरदीप एस पुरी, उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ गवर्नमेंट के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके साथ जो एनसीटी भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है दिल्ली की, वहां पर जो आपका क्या है चालक रहित ट्रेन संचालन है उसका उद्घाटन किया है मेट्रो की पिंक लाइन पर, ठीक है ना। और ये कैलाश गहलोत जी का नाम आप याद रख सकते हैं, परिवहन मंत्री हैं वो आपके। तो नॉर्मल सी चीजें, ये कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक और जो है आपका चालक रहित ट्रेन को ऑपरेशनलाइज किया गया है, उसकी थोड़ा सा रेंज को भी बढ़ाया गया है ना। मेट्रो में अब जो रेंज है वो बढ़ गई है कि इतने किलोमीटर तक विस्तार होगा। अब की पॉइंट ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था पहली जो आपकी ड्राइवरलेस ट्रेन थी जो ऑपरेशन में आई थी दिल्ली मेट्रो में, वो दिसंबर 2020 में आई थी और उन्होंने तब जो है मैजेंटा लाइन में उसको हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो 11 महीनों में इसके जो मतलब रेंज में जो विस्तार हुआ वो 59 किलोमीटर का और भी एक्सपेंशन किया गया था इसमें और उसको ऐड किया गया था। अब ये डीटीओ है क्या? तो जैसे ड्रोन आप पढ़ते हैं वैसे ही डीटीओ समझिए कि इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, तो ड्राइवरलेस ट्रेन है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और ये पिंक लाइन में लॉन्च की गई थी, यहां से शुरू हो गया है अब, है ना। मजेंटा लाइन में पहले थी, अब पिंक लाइन में। तो ये सब आपको याद नहीं करना है, स्टेट पीसीएस में स्टेट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ये सब आता है, लेकिन ये किस लाइन में है किस लाइन में नहीं है आप देख सकते हैं कि अभी पिंक लाइन है, पहले मजेंटा लाइन से स्टार्ट किया गया था। तो ये मजलिस पार्क से लेके शिव विहार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो है इसके साथ ही जो दिल्ली मेट्रो का पूरी तरीके से जो स्वचालित नेटवर्क है, जो ऑटोमेटेड नेटवर्क है मेट्रो का, वो ग्रो कर गया। अब कितना? 97 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा, जो कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वर्ल्ड में चौथा सबसे बड़ा और भारत में एकमात्र ऐसा नेटवर्क होगा जो ड्राइवरलेस क्या होगा, जो ड्राइवरलेस नेटवर्क होगा, ठीक है ना। ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद डीटीओ फैसिलिटी जो लॉन्च की गई थी वो मैजेंटा लाइन में, वो 2020 में की गई थी, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो भारत जो है ऐसे विश्व के समुदायों में शामिल हो गया था जहां पूरी तरीके से ऑटोमेटेड जो मेट्रो नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है,
ठीक है ना, तो वो एलीट लीग में वर्ल्ड के भारत जो है वहां से शामिल हो गया था। और ड्राइवरलेस जो ट्रेन है जो ऑपरेशन है विल ब्रिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेन ऑपरेशंस। ठीक बात है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगा, ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे और ये हेल्प करेगा इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कोचेस फॉर सर्विसेज। तो नॉर्मल सा पॉइंट है, ये देख जाइएगा आप लोग। और इसके बाद आप देखेंगे तो जो ड्राइवरलेस ट्रेन है वो एलिमिनेट करेगी मैनुअल प्रोसेस को, ठीक है ना, ऑफ चेकिंग डन बिफोर इंडक्शन, सब्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग बर्डन ऑन ट्रेन ऑपरेटर्स। तो सीधी बात है कि अगर वहां पर मैन फोर्स जो है वो कम होगा, है ना, वर्क फोर्स कम होगा, तो क्या होगा, वहां पर ह्यूमंस का इंटरवेंशन नहीं होगा, तो रिड्यूस होगा बर्डन किस पर, ट्रेन ऑपरेटर्स पर। यहां पर जो पार्किंग की बात कर रहे हैं ऑन जो स्टेबलिंग लाइन इन डिपोट्स विल ऑल्सो बी डन ऑटोमेटिकली। तो वो भी जो है पार्किंग वगैरह भी जो है स्टेबलिंग लाइन पर वो ऑटोमेशन से हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी। डीएमआरसी ने ऑलरेडी स्टार्ट किया था reaping benefits of driverless operations on its magenta line in terms of increased availability of coaches for services। तो ये हाईलाइट भी किया है उन्होंने, ठीक है, तो ये पहले भी ये पॉइंट हमने देख लिया, वही सेम पॉइंट है। रिलायबिलिटी जो है ट्रेन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी manifold due to exhaustive self test done before induction in service every day automatically eliminating all possibilities of human error। तो वही पॉइंट है, सिर्फ लिखने की कला है कि यहां पर विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाएगी, ह्यूमन एरर कम हो जाएगा, है ना, जब मानवीय भूलों की जो सभी आशंकाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो पर डे जो सेवा में शामिल के पहले जो आपके सेल्फ असेसमेंट वहां पर जो स्व परीक्षण वगैरह होते थे, है ना, तो उसमें भी अब क्या हो जाएगी, विश्वसनीयता जो है कई गुना बढ़ जाएगी। नॉर्मल सा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बेनिफिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे विद अ लॉन्गर नेटवर्क अंडर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन। इनिशियली अगर देखिए डीटीओ के संदर्भ में तो जो ट्रेन ऑपरेटर थे वो आपके विल बी प्रेजेंट इन द ट्रेन टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड असिस्टेंस, ठीक है ना, वो नॉर्मल सी बात है। और इसके बाद हायर लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक फीचर की बात करें तो वो हेल्प करेगा मूव फ्रॉम कन्वेंशनल टाइम बेस्ड मेंटेनेंस टू कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये अच्छा आपका पॉइंट है कि कन्वेंशनल टाइम बेस्ड मैनेजमेंट जो मेंटेनेंस था आपका उससे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस मेंटेनेंस डाउन टाइम ऑफ ट्रेन्स। तो जो मेंटेनेंस के लिए भी, जो रखरखाव के लिए भी जो समय था वहां पर समय भी कम लगेगा, ठीक है ना, समय भी कम लगेगा और उसमें प्रोडक्टिविटी जो है एफिशिएंसी में भी एनहांसमेंट होगा। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ये देख जाइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी हेल्थ वाला पार्ट है आपका, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अभी WHO ने क्लासिफाई किया है नया वेरिएंट, जो वेरिएंट है आपका SARS-CoV-2 का, करेंटली सर्कुलेटिंग इन साउथ अफ्रीका। एक दिन और हमने ये आर्टिकल कवर भी किया था। एज अ वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न इट ऑल्सो नेम्ड एट ओमिक्रॉन, ठीक है। तो ये अभी चिंताजनक संस्करण के रूप में आया है, ये नया आपका संस्करण है ना SARS-CoV-2 का। इसी ग्रुप का हमारा कोविड-19 भी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसके बारे में बताया जा रहा है तो ये नया वेरिएंट है, कंटिन्यू है to emerge as SARS-CoV-2 spreads and the significance of each mutation becomes known after a period of time। तो नए नए संस्करण कोविड के बाद से आप देखने को आपको मिल रहे हैं। और जब म्यूटेशन होता है, वायरस क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, तो प्रत्येक उत्परिवर्तन के कुछ समय के बाद जो है इसके बाद पता चलता है कि ये वाला संस्करण है, ये वाला संस्करण है, वो बताना चाह रहे हैं। बट हेल्थ अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड नीड टू कीप अ कॉन्स्टेंट वॉच टू आइडेंटिफाई विच वंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। तो रेगुलर जो हमारे यहाँ विश्व में हेल्थ से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं वो रेगुलर R&D में लगी रहती हैं, मतलब कंसिस्टेंट की जो भी नए आपके संस्करण आ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा संस्करण जिसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है ना पूरे एनवायरमेंट में। उसके बाद इट वाज एज पार्ट ऑफ सच एन एक्सरसाइज दैट द नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स, ठीक है, जीनोमिक्स सर्विलियंस इन साउथ अफ्रीका NGS ऐसे डिटेक्टेड B.1.1.529. ठीक है, तो ये इसका अभी पता लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि करेंटली जो इसको जाना जा रहा है जिस नाम से, तो B.1.1.529 है, वो उसके मल्टीपल स्पाइक है प्रोटीन म्यूटेशंस के, ठीक है, प्रोटीन म्यूटेशंस के मल्टीपल स्पाइक है। और इसके इनिशियल प्रिलिमिनरी एनालिसिस से ये सजेस्ट किया गया है कि इट इज हाईली इन्फेक्शियस, मतलब ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक है। साउथ अफ्रीका ने यहां पर रिपोर्ट भी किया है 4-fold इंक्रीज इन न्यू केसेस ओवर द लास्ट 2 वीक्स, 4 गुना तक की वृद्धि देखी गई है नए मामलों में,
है ना, इस संदर्भ में पिछले सिर्फ लास्ट 2 वीक्स में। तो यहां पर फैला संक्रमण जो है वो किससे मेल खाता है, तो B.1. जो आपका 1.529 है, ठीक है ना। अब इसके पीछे रीजन बता रहे हैं कि इसके नेम वेम के पीछे, तो ये इतना पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि इसका जो नाम रखा गया है न्यूएस्ट वेरिएंट का SARS-CoV-2 का ओमिक्रॉन, ये WHO ने स्किप किया 2 लेटर्स जो ग्रीक अल्फाबेट के हैं, वन ऑफ विच ऑल्सो हैपेंस टू बी अ पॉपुलर सरनेम इन चाइना, शेयर्ड इवन बाय चाइनीज प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है। ये नॉर्मल सी चीजें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी मेंस में नहीं पूछा जाएगा कि नाम कैसे क्यों रखा गया है। WHO ने यहां पर जो यूज किया है ग्रीक लेटर्स को, वो रेफर करता है मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट कोरोना वायरस वेरिएंट्स विच अदरवाइज कैरी लॉन्ग साइंटिफिक नेम्स, क्योंकि वैज्ञानिक जो है अक्सर जो है इसके नाम आप देखेंगे वेरिएंट के तो काफी लंबे भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ग्रीक अक्षरों का ही उपयोग किया जा रहा है प्रचलित जो कोरोना वायरस वेरिएंट है उनकी नेम वेम रखने में, नेमिंग करने में। It had already used 12 letters of the Greek alphabet before the newest variant emerged in South Africa this week. तो पहले ही 12 जो लेटर्स है उसका यूज हो गया है। आफ्टर MU जो लिखा गया है ये 12th नेम्ड है आफ्टर अ ग्रीक लेटर। WHO ने सेलेक्ट किया ये नेम ओमिक्रॉन इंस्टेड ऑफ NU जो म्यू भी बोलते हैं और Z, द 2 लेटर्स बिटवीन MU एंड ओमिक्रॉन। तो ये नाम वाम का इतिहास नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना, न्यूज में था इसलिए कवर कर दिया गया इसको। विषाणुओं के मामले में हम देखें तो अभी तक जैसे सभी संस्करण को वैज्ञानिक नाम दिए जाते थे, उनके किस हिसाब से दिए जाते थे वो बताइए। तो उनका वंश देखा जाता है और विकास की श्रृंखला का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस हिसाब से नेमिंग किया जाता है। जैसे ओमिक्रॉन जो है उसका वैज्ञानिक जो नाम है B.1.529 है, उससे यह दर्शाया जाता है कि ये B.1 का क्या है, लीनियज है, मतलब उसका वंशज है ना, तो ये बताया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये वेरिएंट्स जो है आपके वो कंसर्न का विषय क्यों है ना, और कौन कौन से वेरिएंट्स जो हैं वो कंसर्न वाले थे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 5 वेरिएंट्स के बारे में। ओमिक्रॉन है, ये हमने देख ही दिया, साउथ अफ्रीका में नवंबर 21 का। डेल्टा जो है B.1.617.2 है आपका, ये इमर्ज हुआ था इंडिया में लेट 2020 में और फिर पूरे विश्व में ये आपका प्रसारित हुआ। गामा P.1 जो है वो आपका एमर्ज हुआ था ब्राजील में लेट 2020 में। बीटा भी है जो B.1.351 है, ये एमर्ज हुआ था साउथ अफ्रीका में अर्ली 2020 में। और अल्फा जो है B.1.1.7 जो है ये एमर्ज हुआ था लेट 2020 में ब्रिटेन में। तो आप याद रख सकते हैं, ये कंटेक्चुअल पार्ट है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। अब इसमें वर्तमान में जो 2 प्रकार के हैं वेरिएंट्स है ना ऑफ इंटरेस्ट जो लिखा गया है, MU B.1.621 ये एमर्ज हुआ कोलंबिया में अर्ली 2021 में। और लैम्डा जो है ये आपका C.37 विच इमर्ज इन पेरू इन लेट 2020। तो ये R&D से रिलेटेड आपके क्या है, जो 2 प्रकार के आते हैं वर्तमान में, है ना। ये जो वेरिएंट्स है उनके बारे में बता रहे हैं। आप तो सिर्फ वेरिएंट्स के नाम याद रखिएगा, कहां पे एमर्ज हुआ कहां पर नहीं हुआ, उससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो साइंस टेक से रिलेटेड है और पुराना ही टॉपिक है, ये काफी न्यूज में रहा पहले भी। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, साइंस टेक का पार्ट है। तो नासा ने अभी जो लॉन्च डेट है इसकी ये फिर से बढ़ा दी है, ठीक है ना। तो ये क्या कर दी है, 18 दिसंबर से बदलकर इसको 22 दिसंबर कर दिया गया, ठीक है। और $8 बिलियन का जो है इसमें कॉस्ट वॉस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी कॉस्ट लग रही है। अब यहाँ पर जो पोस्टपोन किया गया है ये वो क्यों किया गया है स्पेस एजेंसी के द्वारा, वो कर दिया गया है नवंबर 22 को ही कर दिया गया था। और इसके बाद व्हेन इट रेफर टू अ रिसेंट इंसिडेंट दैट मेड इट नेसेसरी टू अलाउ फॉर एडिशनल टेस्टिंग ऑफ द ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो वेधशाला के अतिरिक्त परीक्षण की जो अनुमति देना था उसके कारण ये आवश्यक हो गया था कि उसको थोड़ा सा डिले किया जाए। होपफुली 22 दिसंबर को बोला जा रहा है कि नासा फाइनली लॉन्च करेगा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। नाम से समझ में आ रहा है, आप यहीं से निकाल लीजिए ये किससे रिलेटेड है। बिग बैंग के द्वारा पूरी की पूरी जो आकाश गंगा का निर्माण हुआ, पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें जो है ये जो है इसके द्वारा देखी जाएंगी, ठीक है। इट विल एक्ट एज द स्पेस एजेंसीज प्रीमियर ऑब्जर्वेटरी फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट डिकेड। तो ये प्रीमियर वेधशाला के रूप में काम करेगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। अब यहां पर ये जानना जरूरी होता है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज हैं जिनके बीच में कॉपरेशन के द्वारा जो है इसको रन किया जा रहा है। तो ये रिजल्टेंट है आपका एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का,
किसके किसके बीच? नासा है आपकी और ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी। बताइएगा जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है और चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताया करिए आप लोग, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे। और जो क्वेश्चंस मैं आज से एक नई चीज चालू कर रहा हूं कि एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको डेली दिया करूंगा, आप लोग लिख के उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं पर्सनली देख के आप लोगों को रिव्यू भी करूंगा। जरूर करिए, यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो ये जो है आपका जेम्स, जो आपका वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये किस तरीके का इस टेलीस्कोप है? तो ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो जो ब्रह्मांड का इतिहास है, इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना हम लोग यूनिवर्स का, तो वो जो ब्रह्मांड का इतिहास है उसके प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो बिग बैंग के बारे में, फिर जो भी आपका सोलर सिस्टम है उसका निर्माण कैसे हुआ, फिर जो भी आपके प्लैनेट से वहां पर जीवन, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, ये सब वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका हबल टेलीस्कोप, उसका ये उत्तराधिकारी भी माना गया है, मतलब सक्सेसर बोला जा रहा है उसको। एंड विल एक्सटेंड एंड कॉम्प्लीमेंट इट्स डिस्कवरीज, तो उसकी जो भी आपकी डिस्कवरीज है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, आगे की ओर, मतलब नेक्स्ट जनरेशन का आपका ये टेलीस्कोप है। ठीक है, इसके बाद टेलीस्कोप ट्रेवल करेगा टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, वेयर इट विल अंडरगो अबाउट 6 months ऑफ कमिशनिंग इन स्पेस, अनफोल्डिंग इट्स मिरर, सनशील्ड एंड अदर स्मॉलर सिस्टम, कूलिंग डाउन, अलाइनिंग एंड कैलिब्रेटिंग। Astronomers worldwide will then be able to conduct scientific observation to broaden our understanding of the universe। सीधी चीज याद रखिए, इसका पूरा जो क्रक्स है वो क्या है कि जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स को लेके, है ना, ब्लैक होल के बारे में, तो यूनिवर्स का किस तरीके से विकास हुआ, है ना, बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ, तो ये सारी चीजें जो है ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी आपकी R&Ds है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमारी और बढ़ाएगा, ब्रॉड करेगा, है ना, और वहां हमारी कैपेबिलिटी को इनहेंस करेगा। ठीक है, वहीं पर अवलोकन के लिए जो है हम और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, हमारे जो वैज्ञानिक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहां पर बताया जा रहा है कि लॉन्च कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंच गियाना है आपका, साउथ अमेरिका में, आपने कई बार सुना होगा, वहां से एरियन 5 ECA रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस रॉकेट जो आपका सिस्टम है, ये आपका किसके द्वारा हेल्प किया जा रहा है यहां पर? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कारण के द्वारा किया जा रहा है। द एरियन 5 इज बिलीव टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द टेलीस्कोप रीच इट्स डेस्टिनेशन इन स्पेस। मतलब सबसे ज्यादा विश्वसनीय आपका ये रॉकेट प्रणाली है, इसीलिए इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स में से एक है आपका द एरियन 5 जो लिखा गया है ना, एरियन 5 है, इसलिए उसी से जो है इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा रहा है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। अब इसके लक्ष्य क्या क्या है? तो 4 इसके सेंट्रल गोल है। पहला, इंक्लूडिंग टू सर्च फॉर द फर्स्ट गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग। तो सबसे पहले ये जानना है कि भैया बिग बैंग के बाद जो हमारा सबसे पहले गैलेक्सी बनी वो कौन सी बनी है। इसके बाद टू डिटरमाइन हाउ गैलेक्सी इन्वॉल्व फ्रॉम देयर अर्लियर फॉर्मेशन अंटिल नाउ, तो किस तरीके से इवॉल्व हुई है ये, है ना, अर्लियर इनकी कैसा था फॉर्मेशन, अब कैसा हो गया है। टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेजेस टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम, और इसके बाद मेजर करना है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? प्लैनेटरी सिस्टम का, और इन्वेस्टिगेट करना है पोटेंशियल फॉर लाइफ इन सच सिस्टम, कि भैया और किस किस ग्रह में, जैसे मंगल में आप देख रहे हैं, है ना, जुपिटर में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारे जो आपके क्या चल रहे हैं, यहाँ पर कई सारे मिशंस चल रहे हैं, तो वो भी देखना है कि किस किस ग्रह में कैसे कैसे जीवन की संभावनाएं हो सकती है, उसकी भी जांच वगैरह करना है। अब वेब इज कैरिंग 4 साइंस इंस्ट्रूमेंट है इसमें, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नियर इंफ्रारेड कैमरा है इसमें, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है, और नियर इंफ्रारेड इमेजर है, और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ है विद द फाइन गाइडेंस सेंसर। याद नहीं करना है, बस एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पर चित्र के द्वारा में बताया भी गया है, इसको आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, ये सब देखना चाहिए हम लोग को गूगल इमेजेस में भी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, ये FSSAI ने, मैगी के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में था, एक एक्ट से लाया गया था इसको, ये सब आप लोगों को पता होगा। इसने रिलीज किया है ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर GM फूड्स के लिए। ठीक है, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होती हैं। अब इसके संदर्भ में एक कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बताइएगा किस एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है, ठीक है ना, किस एक्ट के थ्रू इसको लाया गया है।
ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब फूड सेफ्टी रेगुलेटर जो है आपकी FSSAI, उसने अभी पब्लिकली कमेंट करके पूछा है ऑन ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ एनी फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स डिराइव फ्रॉम GMOs। ठीक है, GMOs। अब ये नॉर्मल सी चीज हो गई कि उस पर टिप्पणी मांगा है अभी मसौदा विनियमन पर। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि की पॉइंट्स क्या है। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने अपना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ये प्रपोज किया है कि दैट ऑल फूड प्रोडक्ट्स हैविंग इंडिविजुअल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट्स 1% और मोर शुड बी लेबल्ड एज कंटेन्स GMO। तो सीधी बात है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आनुवांशिक रूप से जो भी इंजीनियरिंग करके जो भी प्रोडक्ट उसमें ऐड किया गया है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया गया है, तो अगर उसमें 1% या उससे अधिक भी उसकी मात्रा है तो उसको अपने लेबल में उसको चिन्हित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लेबल किया जाना चाहिए, लेबलिंग किया जाना चाहिए, ये बोल रहे हैं। और ये ड्राफ्ट जो नोटिफिकेशन है इसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए फूड सेफ्टी जो आपकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर के लिए भी, स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल के लिए, इंपोर्ट के लिए, किसी भी तरीके से जो आप पूरी के पूरे मार्केट का लिंकेज सिस्टम देखते हैं, सप्लाई सिस्टम, सप्लाई चेन सिस्टम, उस सब के लिए जो है पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो GMO से रिलेटेड आपके ये प्रोडक्ट होंगे। अप्रूवल जो है FSSAI के द्वारा मैंडेटरी किया गया है इवन आफ्टर टेकिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बायोटेक रेगुलेटर, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। समझ रहे हैं आप कि GEAC से पूर्व अनुमोदन लेने के बाद भी अब जो है आपको किससे लेना पड़ेगा, जो यहां पर अनुमति है वो लेनी पड़ेगी FSSAI से। ठीक है ना, वो भी लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब उसको जो है कंपलसरी बनाया है इन्होंने। अब FSSAI जो है आपका मे आइदर ग्रांट अप्रूवल और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो जब उसके पास आएगी एप्लीकेशन तो वो उसका अप्रूव भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। उसका बेसिस क्या होगा, तो सेफ्टी असेसमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोसेसिंग एड। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद रिसीव करेगा FSSAI का अप्रूवल, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर लाइसेंस एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, जो रेगुलेशन है आपके 2011 के 2011 के, यही जो है यहां पर जो है आपकी ये जो आपका रेगुलेशन है 2011 का, उसके अंतर्गत जो मानदंड जो वहां पर स्टैंडर्ड्स है उसके बाद ही अनुमोदन प्राप्त करना जो है, उन रेगुलेशंस के हिसाब से अनुमोदन प्राप्त करके तब लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा, है ना। तो ये आपकी पूर्व निर्धारित आवश्यकताएं जो है, शर्तें जो है वहां पर लगा दी गई हैं। और अप्रूवल के बाद जो है लास्टली FSSAI ने कहा कि इफ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर हैज रीजन टू बिलीव दैट जो भी आपके GMOs है, ठीक है, पोज एनी रिस्क टू हेल्थ, he should immediately suspend the manufacture, import, sale or distribution of such food items and take steps to recall the same। सीधी बात है, अगर ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके का ह्यूमन हेल्थ पे या हमारे यहाँ पूरे एनवायरमेंट में ह्यूमन हेल्थ पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, तो उसके निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण बोलते हैं, आयात है, बिक्री है, वितरण, उसको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए और आवेदन वापस लेने के लिए भी वहां पर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, एक तरीके से बैन किया जा सकता है उसको। इसके बाद अप्रूवल जो है विल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड इफ इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एनी प्रोडक्ट इट एडेड। अगर किसी उत्पाद में एक घटक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ एक घटक के रूप में। फर्दर जो है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है हमारी, उसने कहा कि any food laboratory having a designated GM food testing area may be designated for GM foods testing। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सी बात है, खाद्य परीक्षण के लिए नामित किया जा सकता है। R&D वगैरह की बात करें, प्रयोगशाला से संदर्भित है, जो खाद्य परीक्षण करेगी GM से रिलेटेड। ठीक है, GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके प्रोडक्ट्स है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पर FSSAI ने यह भी बोला है कि यहां पर 60 डेज का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डेटेड 15th of नवंबर फॉर एनी ऑब्जेक्शंस और सजेशन फ्रॉम द पब्लिक। अब ये देखिए डेमोक्रेसी की ताकत है ये, कि अब कोई रूल बना दिया गया तो वहां पर जनता से भी राय लिया जा सकता है, लिया जाता है।
तो ये क्या है? डेमोक्रेसी मतलब डेमोस, लोगों से मिला, जनता से मिला हुआ तंत्र, हमारे द्वारा बनाया गया हुआ एक मैकेनिज्म जो हमारे लिए, हमारे ऊपर शासन करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है, इसीलिए तो लोकतंत्र बोला जाता है उसको। और इस तरीके से सजेशन मांगा जाता है लोगों से कि आपकी क्या राय है, उसके बाद उसको जो है वहां पर क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, कोई भी एक्ट वगैरह होता है। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका, ये 2011 में लिखा गया है, यहाँ पर 2006 का जो एक्ट था उसके द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है, 2006 के एक्ट से इसको लाया गया। रेगुलेशंस वगैरह जो है 2011 की है। सेक्टर फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन इनकी रीटा टियोटिया है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है ये। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन है, ये फिर से आपका हेल्थ वाला पार्ट है, पेपर 2 में रख सकते हैं आप। तो इसके लिए WHO ने अभी फ्रेश गाइडलाइंस जो है वो जारी की है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के लिए, आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द नोवेल कोरोना वायरस डिसीज इन्फेक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये है क्या। बिल्कुल देखिए, साइंस टेक वाले पार्ट को आपको बिल्कुल कंटेक्चुअल लेके चलना है, ठीक है। तो जो ये आपका MIS-C है, ये एक कंडीशन है जहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स जो बॉडी के होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन से आपके प्रभावित हो जाते हैं, स्वेलिंग वगैरह से। द पेशेंट डेवलप्स हार्ट प्रॉब्लम, यहां पर हार्ट प्रॉब्लम भी वहां पर क्या हो जाती है, कैटेलाइज हो जाती है। द सेवेरिटी ऑफ विच में डिटरमाइन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और बहुत सारे सीवर केसेस में चिल्ड्रंस नीड इंटेंसिव केयर एंड पेस मेकर्स तक की भी आवश्यकता उनको पड़ जाती है। अब ये एक तरीके का सिंड्रोम है, और ये क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स नॉट अ डिसीज, ये कोई डिसीज नहीं है, ये आपकी क्या है, साइन और सिम्टम है, बिकॉज विच इज अननोन अबाउट इट इंक्लूडिंग इट्स कॉज एंड रिस्क फैक्टर। तो बहुत सारी बीमारियों का ये आप एक तरीके का ग्रुप मान सकते हैं उसको, और इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है कि इसका कारण क्या है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है ना, तो अभी सब कुछ जो है अज्ञात है यहाँ पर। आइडेंटिफाइंग एंड स्टडीइंग मोर चिल्ड्रन हु हैव MIS-C may help to eventually find a cause। तो कारण जानने के लिए अभी और भी जो है R&D वगैरह की आवश्यकता है। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन ने, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वो आपके कार्यरत हैं डॉक्टर्स के साथ और अपनी टीम के साथ, रिसर्चर्स के साथ अक्रॉस द कंट्री टू लर्न मोर अबाउट रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर को जानने के लिए वो अभी भी आपके कार्यरत है, ठीक है ना, जो MIS-C से रिलेटेड है, उसके बारे में डेटा शेयर करना, इंप्रूव करना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी। तो अभी इसमें R&D जो है वो ऑनगोइंग है ना, लगातार चल रही है। इसके बाद कॉजेज देखें तो इसका कॉज भी अभी अननोन है, बट इट appears to be an excessive immune response रिलेटेड टू COVID-19। तो कहीं ना कहीं जो है उसकी ही प्रणाली से रिलेटेड है, इसमें इम्यूनिटी वगैरह कम हो जाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये इस तरीके का सिंड्रोम देखा जाता है। मैनी चिल्ड्रन विद MIS-C हैव अ पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट रिजल्ट। इसके बाद इसका मतलब क्या है, तो दे हैव हैड अ रीसेंट इन्फेक्शन विद द COVID-19 वायरस, सम मे हैव अ करंट इन्फेक्शन विद द वायरस। तो देखिए, ये कारण वगैरह अभी तो अज्ञात है, अभी रिसर्च चली रही है, तो इसमें कोई भी जो है कंक्लूजन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं WHO की गाइडलाइंस है ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है टू यूज corticosteroids in addition to the standard of care for Kawasaki disease in hospitalized children जो आपके 18 ईयर की एज तक होंगे। तो उनके लिए जो है देखभाल के मानक के अतिरिक्त जो है आपका कार्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। कावासाकी जो डिसीज है उसका कारण क्या है, तो ये जो है आपका रक्त वाहिकाओं के सूजन के कारण होता है, और ज्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है ना, वही इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है अलॉन्ग विथ सपोर्टिव केयर रिजल्टेड इन अ मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट देन आइदर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन प्लस सपोर्टिव केयर और सपोर्टिव केयर अलोन। तो नॉर्मल सी चीज बताई जा रही है कि अंतःशिरा जो इम्यूनोग्लोबिन प्लस है उससे संदर्भित देखभाल या अकेले सहायक देखभाल की तुलना में अधिक प्रभावी उपचार होता है, ठीक है ना, जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ साथ जो सहायक देखभाल की बात की जा रही है। इतना हमको नहीं याद करना है, और नहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है ये इसमें जो पाया गया है, वाज आल्सो फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन विद कावासाकी डिसीज इन एसोसिएशन टू COVID-19। और इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि जो गैर गंभीर COVID-19 वाले जो आप रोगी हैं उनके उपचार में भी
कार्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के उपचार से कोई लाभ नहीं होता और ये हार्मफुल भी हो सकता है। प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो सैनिटाइजेशन है ना, यही सब है आपका। वॉश स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में आप लोग लिख के बताइएगा मुझे। और हाथ साफ करना, जो लोग बीमार हैं उनसे बचना ताकि संक्रमण ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करना, जो फेस मास्क है ना, क्लोथ फेस मास्क है पब्लिक सेटिंग्स में, है ना, पब्लिक, अगर आप पब्लिक में या पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो उसको वियर करना। कवर योर माउथ विथ अ टिश्यू और योर एल्बो व्हेन यू स्नीज और कफ, अवॉइड टचिंग योर नोज, आईज एंड माउथ। तो नॉर्मल सी चीजें, वही सब चीजें हैं संक्रमण से बचने के लिए, सैनिटाइजेशन और उससे रिलेटेड आपके जो भी डायमेंशंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो रिलेटेड है आपका एमसीक्यू से। एनजीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पहले, और यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट और बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको स्टैब्लिश किया गया 18 सितंबर 2012 में, जो आपका एनजीटी एक्ट है 2012 का। तो एनजीटी एक्ट ही आपका 2010 में आया था। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि 2010 के एक्ट से लाया गया और 18 अक्टूबर 2010 को स्टैब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यहां पर जो है ईयर गलत लिखा गया है। और एक जो पहले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको। इसके बाद जो दूसरा है, इसको स्टैब्लिश किया गया क्यों, इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। बताइएगा ट्रिब्यूनल की व्यवस्था जो है हमारे संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है और कितने तरीके की ट्रिब्यूनल जो है मेन स्ट्रीम में जो है डिवाइड करके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। तीसरा जो है एनजीटी को मैंडेट किया गया है ना, एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अगर कोई ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन आ गया तो क्या उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आंसर 2 और 3 ओनली था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पोषण ज्ञान से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें पार्टनरशिप किसके साथ है, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी से। दूसरा भी स्टेटमेंट आपका यहां पर बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो पोषण ज्ञान रिपोजिटरी है ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है एज अ रिसोर्स, इनेबल किया जाएगा इसमें सर्च ऑफ इनेबलिंग सर्च ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल ऑन 14 थीमेटिक एरियाज जो हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको उपलब्ध कराया गया है, मीडिया टाइप्स, टारगेट ऑडियंस एंड सोर्सेज। तो यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन या ऐसे फॉर्म में उसको लिख के दिखाइएगा कि कोविड जो 19 है, जो आपका इसका संक्रमण हुआ पूरे विश्व में, उसका हेल्थ में और जो है आपका हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ा और क्या ये कहीं से पॉवर्टी से रिलेटेड होगा। तो आप एक ऐसा साइकिल बना के कि कोविड-19 और गरीबी, इस तरीके से एक ऐसे फ्रेम करके आप लोग लिखिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लिखेंगे तो वो जो है उसमें बहुत सारे डायमेंशंस मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और उसके लिए फिर हमारे देश ने किस तरीके के मेजर्स लिए ओवरकम करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मतलब सुदृढ़ करने के लिए, और विश्व में किस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए। तो इसके बारे में आप आंसर भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखिएगा, और ऐसे अगर लिख सके तो बहुत बढ़िया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।